हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि डिसाइडेड है कि आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल में बिहार की जो क्या परिस्थिति थी या कैसे कौन कौन से शासक थे, उस विषय में आज हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने मौर्य काल खत्म कर दिया था, मौर्य खत्म कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग मौर्योत्तर देखेंगे, मौर्योत्तर काल को देखेंगे, जिसमें मौर्योत्तर में कुछ शासक के बारे में देखेंगे। क्योंकि हम लोग राजवंश शासक ही देख रहे हैं, तो हम लोग तीन मुख्य मौर्योत्तर काल में जो शासक हुए उनको देखेंगे। पहला हम लोग जो देखेंगे वो शुंग शासन काल या शुंग वंश को देखेंगे। दूसरा हम लोग कण्व वंश को देखेंगे। तीसरा जो है कुषाण वंश या कुषाण काल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुंग वंश को देखेंगे, है ना। किसने स्थापना की, क्या कैसे हुआ, वो हम लोग देखेंगे। चलिए, चलिए आज हम लोग देख रहे हैं मौर्योत्तर काल में बिहार। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा की। सबसे पहले हम लोग शुंग राजवंश को देखेंगे। तो शुंग राजवंश की स्थापना जो की किसने की, तो पुष्यमित्र शुंग ने की। जो अंतिम मौर्य शासक कौन थे, बृहद्रथ। उनकी हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग कौन थे, तो मौर्य के शासन काल में मौर्यों के वो क्या थे, सेनापति थे। देखो, सेनापति थे वो, है ना। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में विदिशा का विजय अभियान, उसके पुत्र जो थे वो अस्तिमित्र नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, अग्निमित्र है ये, है ना, अग्निमित्र। बाद में हम लोग देखेंगे कि मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, तो वो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के विषय में अग्निमित्रम जो थे ये यही थे, और मालविका एक नायिका थी इसमें, है ना। तो वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चलिए, शुंग काल में राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुरुआत में पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में क्या किया गया, विदिशा को राजधानी बना दिया गया। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण थे। तो उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसमें पुरोहित जो थे पतंजलि हुए, है ना। व्याकरण आदि का भी हम लोग उल्लेख देखेंगे, पतंजलि, योग आदि सब कुछ देखेंगे, है ना। शुंग काल में ही पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। डेमेट्रियस ने, इसी समय शुंग के समय में ही डिमित्रियस, इस तरह से भी हम लोगों ने नाम सुना है, नहीं। तो डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि प्राप्त की थी। सेनानी की उपाधि इसलिए प्राप्त की थी कि वो ज्यादातर मौर्यों की सेना में वो सेनापति थे, है ना। इसी वजह से उनकी जो ख्याति थी, वो एक सेनानी, सेनापति के रूप में ही वो विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। राजा बन जाने के बाद भी उसने यह उपाधि बनाए रखी, इसीलिए पुष्यमित्र सेनानी के नाम से भी उनको जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात इस वंश में कुल 9 शासक हुए पुष्यमित्र के पश्चात, जिसमें से प्रमुख हैं अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भागवत और अंतिम जो है देवभूमि हुए। शुंग काल में संस्कृत भाषा जो है, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। संस्कृत भाषा और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, मतलब बौद्ध धर्म के आने के पश्चात यह धर्म कहीं न कहीं थोड़ा कमजोर पड़ गया था, विलुप्त होने लगा था, है ना। तो इस समय शुंग काल में क्या हुआ कि संस्कृत भाषा और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, फिर से इसे पुनर्जागरण भी
कहेंगे, यानी फिर से जागृत हुआ। सोया हुआ था वो जाग गया, अस्तित्व में था परंतु पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? सोया हुआ था पर जाग गया, है ना। तो मनुस्मृति की जो रचना हुई वह इसी काल में, शुंग काल में ही हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाकर जहां एक और यमन के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर अपने साम्राज्य में वैदिक धर्म एवं आदर्शों की स्थापना की, जो अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गए थे। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अशोक के समय बौद्ध धर्म को ही ज्यादा, देखो सहिष्णु तो थे, अशोक सहिष्णु थे, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार आदि वो कर रहे थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं अशोक के काल में उपेक्षित हो गया। उनका इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं था, लेकिन उपेक्षित हो गया वो। ठीक है, चलिए, इसी कारण इस काल में वैदिक महाब्राह्मण धर्म पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। देखो हम लोगों ने अभी बात की थी ना, विद्वानों के अनुसार शुंग काल में ही महाभारत के शांति पर्व तथा अश्वमेध यज्ञ में भी परिवर्तन हुआ। पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्मावलंबी होने के नाते बौद्ध धर्मावलंबियों को पर अत्याचार करता था। देखो यही अंतर है पुष्यमित्र और अशोक में, यही अंतर है, यही डिफरेंस जो है यही है। अशोक सहिष्णु थे परंतु पुष्यमित्र शुंग ने वो सहिष्णु नहीं थे। अशोक ने दूसरे धर्म को समान माना, अपने धर्म को ज्यादा विशेषता नहीं देने को सिर्फ कहा, लेकिन सिर्फ अधिक विशेषता अपने धर्म को ही नहीं देना है, अशोक ने ऐसा कहा। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने अत्याचार तक किए, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्माण कराए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। उसने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री भी बनाया था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस प्रकार उसका शासनकाल 148 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक एवं पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक ही फैला हुआ था, है ना। इसीलिए मौर्य शासन काल को साम्राज्य कहा जाता है। एक विशाल साम्राज्य था, एक विशाल भूभाग पर इनका शासन था। आप देखो उनका कहा ईरान, पश्चिम में ईरान, पूर्व में बांग्लादेश आदि तक था, है ना। और कश्मीर से लेके नीचे तक कर्नाटक तक उनका शासन था, है ना। तो वो काफी विशाल शासन काल, उनका विशाल शासन था। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है अग्निमित्र शासक बना। देखो हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि कालिदास के द्वारा रची गई मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र के रूप में इसकी चर्चा की गई है। देखो एक वीडियो है, आप लोग देख लेना चैनल पे जाके, कि कुछ बुक्स जो है उसको ट्रिक्स के बेस पे मैंने बताया है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, वो जरूर जाकर देखना इसमें। चलिए, पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से ही पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जैसे ध्रुव ग्रंथ पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य जो लिखा गया पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखा गया। प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री और अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि मनेर के निवासी थे। मनेर यानी पटना के निवासी थे। अष्टाध्यायी, देखो व्याकरण के रचयिता और अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि ही थे। और इसी काल में इन चीजों की रचना हुई। शुंग वंश के जो 9वें शासक थे भागभद्र या भागवत के शासन काल में 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक जो थे एंटियालकिटस जो थे, वो राजदूत बनके हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापित की। शुंग काल में पाषाण शिल्प स्थापत्य का स्वरूप ग्रहण कर चुका था और वह अपने शिखर तक पहुंच चुका था। यह शुंग काल में जो स्थापत्य, पाषाण की स्थापत्य कला जो थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और उसी समय बोध गया में
स्तूप, वेष्टनी, वेदिकाएं और तोरण द्वार जो हैं इनके प्रमाण हैं। चलिए, शुंग काल में अनमोल धाती, शुंग काल की जो अनमोल धाती है वह बुलंदी बाग से प्राप्त हुई, बुलंदी बाग के स्तंभ से प्राप्त होती है, जिस पर अंकित नाग पुष्प, शिल्प, ये सब चीजें जो है धार्मिक मान्यताओं एवं अभिप्राय से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इनका संबंध क्या है? ये सब जो है बुलंदी बाग में जो स्तंभ मिला उसमें इन विषयों का जो उल्लेख किया गया है, तो वह क्या है? पूजन से संबंधित है। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका भी मिली है। इसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ। इसमें कमल, राजा रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख हैं। शुंग कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। उस समय क्या था कि 8 से 12 वर्ष की जो बाल विवाह है, उनका बालक या बालिका जो होती थी, लड़के या लड़कियां जो होते थे, उनका विवाह 8 से 12 वर्ष की आयु में किया जाने लगा था। यानी शुंग काल में इस तरह की चीजें थी। पहले धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही थी, लेकिन इस समय इसका बाल विवाह का उल्लेख काफी मिला है। शुंग शासक जो भागभद्र थे, उनके दरबार में यूनानी राजदूत जो है हेलियोडोरस आए थे। तो हेलियोडोरस जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, वह भागभद्र के शासन काल में ही यहाँ पर आए थे। शुंग वंश का अंतिम शासक जो है देवभूति था, है ना, वो अंतिम शासक हुए शुंग काल के। अब हम लोग अगले वंश की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग कण्व वंश को देखेंगे। कण्व वंश, कण्व वंश, इनको इस तरह भी कहा जाता है। शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे देवभूति की 75 ईसा पूर्व में हत्या करके उसके सचिव ने, जो वसुदेव थे, उन्होंने मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। यानी वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की, अपने राजा को मारकर, उनकी हत्या कर, शुंग वंश के जो थे उनको मारकर। वसुदेव के पश्चात भूमिदेव, नारायण तथा सुशर्मा शासक बने। वसुदेव 9 वर्ष तक शासक रहा। इस वंश की जानकारी एकमात्र स्रोत पुराण है। पुराण से इस वंश की जानकारी मिलती है। और देखो, ज्यादा लंबी चौड़ी इस वंश के बारे में हम लोगों को चर्चा भी नहीं करनी है। कण्व क्या थे? ये भी ब्राह्मण थे, है ना। इनके शासन काल में मगध राज्य संभवतः पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया तथा इसके बाद मगध का राजनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो गया। मगध जो विशाल साम्राज्य था, वो लगभग इस समय समाप्त हो गया, खत्म हो गया। कण्व वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि आंध्र सातवाहन वंश आए, जो हम लोग देखेंगे बाद के काल में। जब हम लोग मेंस देखेंगे उसमें इन सभी को डिटेल में देखेंगे। इनमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस काल का, इन वंशों का, इसलिए हम लोग बाद में देखेंगे। अगला जो वंश है, कुषाण वंश की स्थापना लगभग 100 ईसा पूर्व में कुजुल कड़फिसस ने किया। कुजुल कड़फिसस की मृत्यु के बाद विम कड़फिसस राजा बना। विम ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए, जिस पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति थी। इससे आप लोग समझ सकते हो कि ये किस धर्म को मानते थे, है ना। विम कड़फिसस ने ही स्वर्ण और तांबे के सिक्के भी चलाए, इसको भी ध्यान रखना है। विम कड़फिसस के बाद कनिष्क कुषाण वंश का राजा बना। कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा बना और सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा कुषाण के कनिष्क ही हैं। ज्यादातर यही चर्चा इनकी ही होती है कि कनिष्क ने पुरुषपुर जो पेशावर पाकिस्तान में थी, उसको अपना राजधानी बनाया कनिष्क ने। इसकी दूसरी राजधानी जो थी मथुरा थी। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? मथुरा को बना ली, है ना। चलो आगे देखते हैं।
कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको याद रखना आप लोग, है ना। शक संवत की स्थापना की। अब इसको शक वंश ने किया है, ऐसा वैसा कंफ्यूज नहीं होना। 78 ईसा पूर्व में किया था। 78 ईसा पूर्व में शक संवत इसे इसीलिए कहा जाता है कि कनिष्क ने शक जो हुण वगैरह जो आए थे उन पर विजय प्राप्त की थी। तो शकों पर विजय जब प्राप्त की उन्होंने, तो शक संवत इन्होंने जारी किया, है ना। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, है ना। अगला देखेंगे, गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में ही हुआ। गांधार शैली और मथुरा शैली, बुद्ध की प्रतिमाओं का जो निर्माण किया जाता है वो दो शैली में किया जाता है ना। एक गांधार शैली है और एक मथुरा शैली है, और तीसरा भी है जो मिक्स है ना। तो 3 शैलियों में निर्माण किया जाता है, गांधार शैली और मथुरा शैली प्रमुख हुए जो इसी के काल में विकसित हुए। श्री धर्म पिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के शासक को हराकर हर जाने के रूप में मगध के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, आप लोगों को मैंने पहले ही कहा कि कुछ पुस्तक हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की है, ट्रिक्स से ही इन चीजों को याद कराया है, तो आप लोग उसको जरूर देखना। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद जैसी ग्रंथों की रचना की थी। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वानों और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। बाद में हम लोग नवरत्न भी देखेंगे अगली क्लास में, है ना। अगली क्लास जो हम लोग देखेंगे, गुप्त वंश स्टार्ट हो चुका होगा। चरक कुषाण वंशीय कनिष्क के दरबार में जाने माने चिकित्सक थे, जिन्होंने चरक संहिता भी लिखी है ना। चरक संहिता ही लिखी इन्होंने, तो काफी प्रसिद्ध चिकित्सक हुए। चरक कुषाण वंशीय कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। इनके द्वारा चिकित्सा शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसे देखो चरक संहिता, हमने चर्चा की ना। चरक संहिता कहा जाता है। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। कनिष्क कुल का जो अंतिम महान सम्राट हुआ वो कौन हुआ? वासुदेव हुआ, है ना। अब हम लोग आज की क्लास लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, और जो भी आप लोगों को डाउट हो आप लोग कमेंट में जरूर पूछो, है ना। डाउट हो कमेंट में पूछो, बेझिझक पूछो। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप लोगों के साथ में खड़ा हूं। जिस तरह के भी डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर करूंगा, और फिर बता दूं कि आप लोग तैयार रहो। हिस्ट्री ऑप्शनल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा। हिस्ट्री ऑप्शनल हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को टाइमली ही बता दिया जाएगा ये, और आप लोग जुड़ो और क्लास का लाभ उठाओ, है ना। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। गुप्त काल की शुरुआत हो जाएगी अगली क्लास में, हम लोग देखेंगे। जैसा कि स्टडी प्लान है, स्टडी प्लान के अंतर्गत ही हम लोग चलेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अब अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।